Use of the Constitution. Thank you, sir. Dr. Dinesh Sharma, 15 minutes. माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मुझे माननीय राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संदर्भ में बोलने की अनुज्ञा प्राप्त हुई। आभार व्यक्त करता हूं। मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले मुझे कुछ अलग प्रकार के दृश्य यहां पर देखने को मिले। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि विभिन्न विचारों का मतैक्य होने के बाद भी दलों का आपसी सामंजस्य राज्यसभा में अनोखी तरीके से दिखा। अभी भी कुछ समय पहले यहाँ पर विभिन्न दल आपस में किस प्रकार से एक सहमत से दिखे गठबंधन ना होने के बाद। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि तृणमूल जहाँ आदरणीय देवगौड़ा जी बोल रहे थे उस समय भी और उसके पहले भी विभिन्न दल केवल बीजेपी का विरोध कैसे किया जाए उस प्रकार के आचरण पे यहाँ पर आपस में एक मत दिखे। उनके संबंध में मुझे यही कहना है कि गठबंधन भले ही बाहर आपका ना हो, समझौता हो आपका, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि जो दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता होता है वो दोनों पहले जैसा उसमें मिठास कभी नहीं रहती। आपकी मिठास अब वो कड़वाहट में बदल चुकी है। आज मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से सरकार ने 10 वर्षों का अपनी यात्रा को के अंतिम गंतव्य तक पहुंची है, मैं कह सकता हूं कि अभूतपूर्व परिवर्तन और क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। हम अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में ही देखें या हम आंतरिक जो हमारा सुरक्षा है, रक्षा है या परिवार कल्याण है, ये तमाम विषय हैं जिनमें अभूतपूर्व परिवर्तन और अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। हम उस पूरी क्रियाविधि को अगर विश्लेषित करना चाहें तो मुझको लगता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों के आधार पर, महात्मा गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर पूरे 10 वर्षों में जो एक उन्नति, एक प्रगतिशीलता का भाव जागृत हुआ है, उसमें निश्चित रूप इन विचारों का समावेश है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम देखते हैं और इस बात को हम लाते हैं कि इस सरकार ने शायद दुनिया की सबसे बड़ी जो एक विहंगम परिस्थिति थी, एक समस्या थी भारतवर्ष की भी, कि स्वास्थ्य के संबंध में सबसे ज़्यादा चिंता गरीबों के प्रति थी कि गरीब बीमार होने पर क्या करेगा। इस चिंता का उपचार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है और आयुष्मान भारत ऐसी जो एक दूरगामी योजना को लेकर आए तो मैं समझता हूं कि बीमारी का जो खर्च सरकार उठाने लगी, इससे एक तरीके से तनाव मुक्त होने का काम जो आम आवाम है उसको हुआ है। अगर दूसरे शब्दों में इसको मैं परिभाषित करना चाहूं तो एक मैंने बहुत सारी क्रांति देखी है। मैंने कॉमर्स का मैं प्रोफेसर रहा हूं तो मैंने देखा है बुल्शेविक क्रांति के बारे में भी सुनता हूं, आर्थिक क्रांति के बारे में भी सुनता हूं, औद्योगिक क्रांति के बारे में भी सुनता हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये भारत की स्वास्थ्य क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में आई है, जिसमें एक आम गरीब को 5 लाख रुपए का जो कवर दिया गया है, उससे न केवल एक व्यक्ति ने राहत महसूस की है बल्कि इस अंतरिम बजट में तो एक सोने में सुहागा हुआ कि आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इसमें कवर किया गया है, इसमें शामिल किया गया है। बहुत व्यंग मैंने देखे हैं कि प्रधानमंत्री जी खाते में रुपया कब जमा करेंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रत्यक्ष रूप में जितनी अपनी योजनाओं से बचत कराई है, अगर उसका विश्लेषण करने लगे तो 15 लाख नहीं, मैं समझता हूं कई गुना ज्यादा पैसे लोगों के खाते में हुए हैं। ये प्रधानमंत्री आवास कितने लाख रुपए का होगा, ये जो यहाँ पर इज्जत घर है जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश में बोलते हैं, ये कितने लाख रुपए का होगा। गैस का कनेक्शन ले लें या आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज देने का उपक्रम हो, जो शायद दुनिया की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है, वो अप्रत्यक्ष रूप में लोगों को जो बचत है
जो ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स थे ऊपर ही हुए थे, उनको बचत करके आज सरकार ने एक प्रकार से एक जो गरीब है उसके उन्नयन का एक अनोखा काम किया है। मान्यवर, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मुफ्त इलाज की सुविधा से 3.5 लाख करोड़ रुपए का खर्च होने से बचे। संचालित 10,000 जन औषधि केंद्रों से 28,000 रुपए की बचत हुई है और इन पर 10 से लेकर 90% तक की जो सस्ती दवाएं मिली हैं, उन्होंने एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। कैंसर और घुटने के इम्प्लांट जैसी जो बीमारियों की दवाएं थीं वो आज उपलब्ध हैं। आज 27,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, तो इस प्रकार के दवाओं के माध्यम से हुई है। आज डायलिसिस की सुविधा मुफ्त है, तो आज अगर देखें कि नई तकनीकों का उपयोग किया गया है। और अगर टीबी ऐसी जो बीमारी थी उसमें भी अगर आप देखें तो केसों की जो केस थे वो 16% की उसमें कमी हुई है, जो मृत्यु थी उसमें 18% की कमी हुई है, जो महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए संचालित जननी सुरक्षा योजना थी 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को वो लाभ मिला है। मान्यवर, पहले तो गांवों में सुविधा नहीं, चिकित्सा की इस बात की एक समस्या हुआ करती थी। आज गांवों में सीएमसी और पीएचसी में भी इलाज के लिए दवाएं मौजूद हैं। तमाम जगह पर एम्स खुले हैं, तमाम जगह पर आईआईटी खुली हैं, तमाम जगह पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं भी हैं। आज कोविड टीकाकरण, टेलीमेडिसिन, अस्पताल पंजीकरण, स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसे पहलू लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हैं। चिकित्सकों की कमी भी दूर की गई है। मान्यवर, 262 मेडिकल कॉलेजेस की स्थापना की गई है और ये कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, अभी बजट हुआ है पास, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, यानी 75 कॉलेज केवल मेडिकल कॉलेज केवल एक प्रदेश में खुलने जा रहे हैं। ये अनोखा, अनुपम ये जो प्रयोग है, तभी लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन इस मुमकिन में मैं कहना चाहूंगा कि सदी की सबसे गंभीर महामारी कोविड से लड़ने के लिए मोदी सरकार ने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया, लोग विश्वास नहीं करते थे और लोग बोलते थे। इसीलिए आज कहा जाता है कि वादों की नहीं, इरादों की हवा रखते हैं, जरा सी जान में ही दिल बड़ा रखते हैं। ना उम्मीद होकर सोता है जब जमाना, तब हम उम्मीद का दरवाजा खुला रखते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री आज एक नया रास्ता उन्होंने खोला है और कोविड के माध्यम से आज देखिए, कोविड के जो उपचार के माध्यम से आज पूरी दुनिया में एक हलचल है और भारतवर्ष का नाम लोग एक ऐसे देश के रूप में लेते हैं जो असंभव को भी संभव बना सकता है। वो जो याची था छोटी छोटी चीज़ों के लिए कि कभी एड्स हुआ, कभी मलेरिया हुआ, कभी डेंगू हुआ, कभी चेचक आया, तो हाथ फैला के लोग जाते थे, कभी जापान के पास, कभी जर्मनी के पास, कभी अमेरिका के पास, याची बनकर मांगते थे कि हमें टीका दे दो। साल बीतता था, 2 साल बीतते थे और टीका उपलब्ध नहीं होता था, हजारों लोग मर जाते थे। पहली बार कोविड में अपने देश में जब वैक्सीन को बनाया गया, एक नहीं 3 वैक्सीन बनाई गई, उस समय पूरा देश आह्लादित था, गर्व कर रहा था अपने प्रधानमंत्री पर। लेकिन उस समय यह दुर्भाग्य था इस देश का कि यहाँ का विपक्ष कह रहा था कि ये बाहर से, विदेश से आप वैक्सीन बना लो। कोई कहता था ये मोदी की वैक्सीन है, जब हम सत्ता में आएंगे तब इस वैक्सीन को लगाना। कोई ये कह रहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है। अपने देश में, अपने देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री काम कर रहा हो और उस समय उसकी आलोचना करना संकट के समय, मैं समझता हूं कि यह एक निंदनीय था। कहने को तो यह है कि अमृत को दे तिलांजलि, विष को चाट रहे हैं, कोयले में हीरो की कनी छांट रहे हैं। जाने कहां पड़े हैं, कहां से अक्ल मिली, जिस डाल पर बैठे हैं उस डाल को काट रहे हैं। आज विपक्ष अपने देश में ही अपनी उन्नति को नहीं दे सकता, ये एक दुर्भाग्य है। और माननीय आज 220 करोड़ों को ये कोविड का जो कवच है, ये आज पूरी दुनिया में, यहाँ हिंदुस्तान में मिला है, पूरे 120 देशों में इसकी सहायता मिली है। आज कह सकते हैं कि आज पूरा विश्व भारत के प्रति एक आश्चर्य भरी निगाहों से देख रहा है। आज अगर हम देखें तो हमारे सामने आज परिवार कल्याण के संबंध में तमाम योजनाएं आई। आज सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर करने में सहायता दी है। दीनदयाल जी कहते थे कि जो गरीब है, जिस दिन चिंता से नहीं चैन की नींद सोएगा तो देश में खुशहाली आ जाएगी।
आज उसकी चिंता क्या थी? स्वास्थ्य की चिंता थी। चिंता क्या थी? आज उसके उत्पत्ति के जो किसान की उपज है उसका दाम मिल जाए, उसकी थी। अब बेटी का विवाह हो जाए, उसकी थी। शिक्षा हो जाए, उसकी थी। हर चीज पर सरकार ने एक दूरगामी निर्णय लिए हैं और दूरगामी निर्णय लेने का ये अंदाज 15 अगस्त 2014 से प्रारंभ हुआ, जब जनधन योजना को लॉन्च किया गया। आज 48 करोड़ से अधिक लोग औपचारिक बैंकिंग में शामिल हैं। मान्यवर, आज आश्चर्य तो दुनिया के अर्थशास्त्रियों को होता है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एक कॉन्फ्रेंस में गया था। वहां बाहर से आए लोग कह रहे थे, कैसा हिंदुस्तान कि लोग जो कहते थे गरीबी की रेखा के नीचे लोग हैं, उनका खाता है, लेकिन औसत रूप में खातों में 4,000 रुपए आज संचित भाव में जमा है। ये हमारे देश की पहचान बन चुका है आज। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी में और इनमें अंतर है कि मोदी जी अवसर मिलने पर उसका उपयोग करते हैं। बुद्धिमान लोग जितने अवसर मिलते हैं उससे अधिक अवसर स्वयं बनाते हैं, और इन अवसरों को उन्होंने बनाया। देश के गरीब लोगों को उन्होंने फ्री में राशन देने की 80 करोड़ लोगों को व्यवस्था किया, और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से पूरे देश में आज एक अलग प्रकार की क्रांति दिखी है। मुफ्त में आज तमाम प्रकार के शौचालयों के निर्माण के साथ साथ आज घर दिए गए और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हुई। मुझे एक सौभाग्य मिला, एक आज तो 91 साल के माननीय पूर्व प्रधानमंत्री महोदय का उद्बोधन सुनने को मिला। उनकी आज भी जानकारियों का लोहा लोग मान रहे हैं, और आदरणीय खड़गे जी के श्री मुख से एक श्री वचन सुनने का अवसर भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में सुनने को मिला, और उनको देखकर लगा कि वो मोदी जी के बारे में तो सब लोग कहते हैं कि दुनिया की इसमें सबसे बड़े नेता हैं, ऐसा सर्वेक्षण कहता है। लेकिन विपक्ष के नेता ने जब बयान दिया ऐसा कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मोदी के लिए ही देश के लोग वोट देते हैं, उनके मुंह से निकला। मैं समझता हूं उनको इस बात का रंज है कि उनके साथ में उनके मोदी जी ऐसा नेता नहीं है। मैं उनको सुझाव के लिए कहूंगा कि विकल्प हैं उनके पास। उनके साथ मोदी ऐसा नेता नहीं है, लेकिन वो मोदी ऐसे नेता के साथ होने का विकल्प उनके पास में पड़ा हुआ है। वो अपनी पूरा एक प्रकार का उदाहरण अपने गठबंधन के वरिष्ठ अपने पूर्व सहयोगियों से ले सकते हैं। आज बदली हुई इस घड़ा में आज मैं कह सकता हूं कि जो रक्षा का क्षेत्र है उसमें भी हमने अनूठे काम किए हैं। हमने आज डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं। हम उत्तर प्रदेश से हैं, आज हमारे एक उत्तर प्रदेश में एक तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर है या आप नोएडा में जेवर का एयरपोर्ट है, या विभिन्न प्रकार के धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से देखें तो ये आपका काशी बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना है, अयोध्या का श्री राम मंदिर बना है, ये आर्थिक विश्लेषण अगर इसका किया जाए तो ये बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन के माध्यम से ये अर्थतंत्र को मजबूत करने का साधन बनने वाला है। प्रधानमंत्री ने धार्मिक आस्था का भी सम्मान किया और अर्थतंत्र को मजबूत करने के क्षेत्र में भी काम किया। और मैं माननीय रक्षा मंत्री जी को भी, राजनाथ जी को बधाई दूंगा कि रक्षा के क्षेत्र में भी भारत की विदेश नीति भी झलकी, रक्षा नीति भी झलकी। फ्रांस से राफेल जेट, रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम, अमेरिका से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की खरीद की गई। थल, वायु, नौसेना में हथियार, निगरानी प्रणाली, युद्ध क्षमताओं के अपग्रेडेशन के साथ महत्वपूर्ण जो आधुनिकीकरण हुए हैं वो हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि ये मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उपाय भी इन रक्षा सौदों को करने के साथ में किया गया है। आज बदले हुए इस वातावरण में आज ब्रह्मोस मिसाइल जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में उसका निर्माण का प्रयोजन है। और मैं कह सकता हूं कि भारत विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण स्वदेशी घटकों के साथ ये काम किया जा रहा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की प्रगति शानदार रही है। देश अब इस क्षेत्र में दुनिया का पहचान बना रहा है। आज मैं आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में आतंकवाद और ख़ास तौर से अगर कश्मीर और पूर्वोत्तर में आतंकवाद की जिक्र करें तो आज वो नियंत्रण में है। आज हिंसक घटनाओं में कमी आई है। आज सरकार का आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति ये है कि आज पत्थर नहीं बरसते, आज फूल बरसते हैं। मैं आदरणीय अमित शाह जी को इसलिए साधुवाद दूंगा
कि धारा 370 70 साल की समस्या 70 मिनट में 1 2 3 और धारा 370 फ्री का आह्वान करते हुए उन्होंने किया। उनके कार्यकाल में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन और ये विधेयक जहां पास हुए, वहीं ऐसे कार्यकाल में तमाम अन्य महत्वपूर्ण जो विधेयक थे उनको भी पास करने का प्रयोजन हुआ। मान्यवर, मैं केवल आखिर में इतना कहूँगा कि आज भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों एक रामबाण बन के सामने आने वाले हैं। भारत का सुशासन व्यवस्था निश्चित रूप में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। आप माननीय जो राष्ट्रपति महोदया का इसमें उद्बोधन था, उसके समर्थन में मैं यही कहूँगा कि मोदी जी के जो नेतृत्व में आज पूरा देश सुरक्षित है और ये देश निश्चित रूप में विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसरित अवश्य होगा। डॉक्टर सस्मित पात्रा, नॉट प्रेजेंट।